वक्त की रफ्तार। नहीं सर, मैं लगा ब्रेक जरा आहिस्ता मारा करो नंदू। सुनो, तुम ये रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूं। रोल नंबर 41। क्या? आज तुम फिर देर से आए। अबे हट जा सामने से। होमवर्क किया? कौन हो तुम? नहीं। Show me a box. Open your bag. I want to check your homework. सामने से अबे हट। बेवकूफ, पगला कहीं का। Homework is very important. This boy doesn't realize. You will be dismissed. Homework. The golden book of rules. Rule number 1. You must listen. Kalam. Kalam एक तलवार की तरह होता है। उससे कोई नहीं बच सकता। Listen to me, you boy. This is a book of golden words. Rules. Golden rules. Rule number 2. हमेशा सीधा खड़े रहो। अपने प्रोफेसर का इंसल्ट करता है। जानता नहीं कि 1942 में गिलबर्ट ने क्या कहा था? जो डर गया समझो मर गया। अरे झाड़ पे क्या गुस्सा दिखाता है? अरे जागो, देखो ये क्या करता है, हाँ? शादी का जब्बा पहनता है, लेकिन टाइम का कीमत नहीं जानता। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इस आदमी के पास हमको आंख दिखाएगा तो ट्रॉफी नहीं देगा। ट्रॉफी मिलना इतना आसान बात नहीं है। हर किसी को जिंदगी में ट्रॉफी। हे मैन, तुमको मालूम है हमको ये ट्रॉफी किसने दिया? प्रेसिडेंट बर्नार्ड शॉ ने, क्योंकि हम बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर था। लेकिन इस आदमी को हम ऐसा एक चम्मच भी नहीं देगा। तुम जानता है कि भोसले साहब, कुल मिलाकर 25 पेटियां आ चुकी है। अब और कितनी पेटियों का बंदोबस्त करना है? कपूर साहब, ये बंदोबस्त तो आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा। और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सवाल पूछना आपका काम नहीं है। अच्छा साहब, अपन चलते हैं।
चलो चलो, कम ऑन क्विकली। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, क्या हुआ तुम्हारे उस ऑपरेशन का? सर मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पे वो ट्रांसमीटर ने सिग्नल देना बंद कर दिया। तुमने उसे चेक नहीं किया था? चेक तो किया था, लेकिन उस ट्रांसमीटर में एक कमी है कि अगर वो किसी मेटल की चीज के साथ टच हो जाए तो वो सिग्नल देना बंद कर देता है। लेकिन सर मुझे पूरा यकीन है कि डीएम का उस नागरिक कोऑपरेटिव बैंक के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। लेकिन उस बैंक में तो वो शहर के बड़े बड़े लोग उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हैं। मैं मानता हूं सर, लेकिन जब मैं भोसले का पीछा कर रहा था तो वो उसी बैंक के आसपास कहीं गायब हो गया। गायब हो गया माने? हाँ, और उसके बाद मैंने देखा कि बैंक के बाहर खड़ी हुई वैन के अंदर कुछ लोहे के बॉक्सेस डाले जा रहे हैं। और सर उस गैंग में वही गुंडा शामिल था जो पिछले दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। इस बार तो वो मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन मैं अगले प्लान में यकीनन कामयाब हो जाऊंगा। तुम्हारा अगला प्लान कौन सा है? सर मैंने नंदू को एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर दे रखा है, जिसमें वो हमारे लिए डीएम की बातें रिकॉर्ड करेगा। तुम्हें उस पर भरोसा है? सर मुझे नंदू पे पूरा भरोसा है। अगर नंदू हमारे लिए सही खबर ले आता है तो समझ लीजिए कि डीएम के शासन का आखिरी दिन होगा। क्या बात है मंथन, इतना परेशान क्यों हो गया है? कुछ नहीं माँ। मंथन ये सारी बातें तो और किसी को कहे, मुझसे मत छुपा। अरे सारी परेशानी तेरे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। क्या हुआ बोल? माँ, मैंने और नंदू ने डीएम के खिलाफ काफी सारे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की थी, लेकिन डीएम किस्मत का भी बहुत धनी है, फिर हाथ से निकल गया। लेकिन देखना ये कि वो कब तक बचता है। जब तू ये सारी बातें जानता है तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? किस्मत हर वक्त साथ नहीं देती, और डीएम ने तो इतने गुनाह किए हैं जिनकी सजा काटने के लिए उसकी एक जिंदगी भी छोटी है। माँ, डीएम वो मगरमच्छ है जिसकी चमड़ी मछली की तरह है, हाथ में आने से पहले ही फिसल जाता है। तो जाल फेंको, एक ना एक दिन वो जरूर फंसेगा। फंसेगा तो वो जरूर माँ, लेकिन मुझे फिक्र नंदू की है। इस हार के बाद वो बहुत परेशान हो गया है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। मुझे डर है कि वो कुछ करना बैठे। नंदू, क्या हुआ तुझे? आज फिर तेरा कोई काम नहीं हुआ? हाँ नंदू, जब जब तू किसी काम में नाकामयाब होता है, इसी तरह गुस्से हो जाता है बेटे। इन निर्जीव चीजों पर गुस्सा उतारना अच्छा नहीं है बेटे। माँ, उसके खिलाफ एक खास सबूत हाथ से निकल गया। कितनी मेहनत से मैंने और मंथन ने प्लान किया था, वो सब कुछ ठीक, बस वो एक लोहे के साथ इस बार भी हाथ से निकल गया वो। माँ, कुछ करके हाथ से निकल जाना उसकी पुरानी आदत है बेटा। तेरा गुस्सा बेकार है। ईश्वर ने गुस्से का पन्ना हम गरीबों की किताब में खूब भरा है। छोड़ दे ये गुस्सा, थूक दे ये आक्रोश, धीरज से काम ले। वक्त आने पर सब होगा। होगा माँ, होगा। पर वक्त कब आएगा माँ? बहुत चालाक है वो, किसी भी तरह हाथ आता ही नहीं। अगर वो किसी के हाथ आ सकता, कानून के हाथों में होता। तू नहीं जानता नंदू, जब तू छोटा सा था। दिव्या मोहन, तुम्हारी सेवा को देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। लेकिन एक बात याद रखना जी। राजनीति का मतलब है लोगों के विश्वास की वो तजूरी जिसके रखवाले हम जैसे राजनेता हैं। यही राजनीति कहलाती है। उनकी तरक्की और उनकी खुशियों की जिम्मेदारी हम पर होती है। जिस लगन और मेहनत से तुम मेरी सेवा कर रहे हो,
यही लगन, यही सेवा जनता के लिए भी होनी चाहिए। बाबूजी, इसीलिए तो मैंने ये नई पार्टी शुरू की है। आपने मुझे अपने चरणों में बैठने का मौका दिया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दिव्य मोहन, राजनीति में मैंने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। अब तुमने अपनी अलग पार्टी बना ली है और मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो। बेटा, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है, शिष्य गुरु के सामने आ गया। ये सब मैंने आपकी छत्र छाया में सीखा है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूं तो वो आपके आशीर्वाद का फल है, और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे अब भी आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। तुम सही कह रहे हो दिव्य मोहन। बेटा, अब मेरी जिंदगी क्या है, यही 5-10 बरस। अब आगे तुम ही लोगों को संभालना। ऐसा मत कहिए बाबूजी, हमें इस देश को आपकी बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूं। अच्छा, भगवान तुम्हें सफल करे। आशीर्वाद तो दीजिए। गणपत राव जी, अगर आप 5-10 साल तक और जिंदा रहे तो राजनीति और धरती दोनों पर बोझ बन जाएंगे। मैंने आपकी बहुत सेवा की है, बहुत पैर दबाए हैं। सोचता हूं कि वक्त आने पर आपका गला भी दबा दूं। भैया, आप लोगों की मेहरबानी से मैं चुनाव पहली बार लड़ा हूं, लेकिन आपके भरोसे पर मुझे यह भरोसा है कि मैं सरपंच बन ही जाऊंगा इस बार। हाँ? दिव्या भैया, आप लोग जाकर चुनाव के काम में लग जाइए, मैं आता हूं। चाहिए दिव्या भैया, एक खास खबर हमारे भी कान में पड़ी है। हो सकता है कि ये अफवाह हो। कुंदन, राजनीति में अफवाह को सच मानकर ही तो कदम उठाया जाता है ना। तो बोल, क्या बात है? हम सुने हैं गणपत जी आपसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि आप उनके अपोजिट चुनाव लड़ रहे हैं ना। तो यहाँ तक सुने हैं कि वो आपको रास्ते से हटाने की सोच लिए हैं। रास्ते से तो पत्थर को हटाया जाता है, हम पत्थर नहीं मंजिल हैं। गणपत राव जी की यह गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। वो बेचारे जिंदा रहेंगे तो सरपंच बनेंगे ना। बनाना तो ऊपर वाले का काम है, लेकिन बिगाड़ना हमारा। सुना है आज रात 11 बजे की बस से वो पिपरिया गांव से मरने के लिए यहाँ आ रहा है। सुने तो हम भी हैं भैया। उसे मारकर बहा दो। आजकल गोदावरी नदी बहुत जोरों पर है, बहुत कचरा बहाकर ले जा रही है यहाँ से। थोड़ा कचरा और सही। आइडिया तो बहुत बढ़िया है भैया। एक बात बताओ, चुनाव जीतने के बाद हमारे बारे में क्या आइडिया है आपका? कुंदन, तेरे माथे पर लगाऊंगा मैं चंदन। बस काम हो जाए भैया, हो ही जाए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपको राजनीति में लाने वाले गुरु हैं गणपत राव जी, और आप उन्हीं के लिए? हाँ, उन्हीं के लिए। साम दाम दंड भेद की राजनीति जो अपना नहीं सकते, उन्हें राजनीति में रहने का कोई हक नहीं। मेरे गुरु श्री गणपत राव जी मुझसे अच्छे इंसान तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन मुझसे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। वो सब कुछ मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपकी तरफ से उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम अपनी दखल सिर्फ रसोई के चौके तक रखो।
ये हमारा निजी मामला है। वैसे मरना तो एक दिन सभी को है, चाहे उसे इंसान मारे या भगवान मारे। फिर क्या हुआ मां? हुआ वही जो होना था। 3-4 दिन बाद गणपतराव की लाश गांव से कुछ दूर नदी किनारे पाई गई। लोग समझते थे बाढ़ में बह गए थे वो, मगर बहा दिया था उन्होंने। हाँ, तुमने कुछ किया नहीं? तुमने कुछ कहा नहीं? किससे कहती, क्या करती? उस घर की दीवारों से कहती, क्योंकि वो तो मुझे उसी रात छोड़कर चले गए थे। लोगों से पता चलता रहता था बहुत बड़े नेता हो गए हैं। मां, उसके बाद वो आए नहीं कभी? आए थे एक दिन, मुझे याद है आज भी वो तूफानी रात। इतने साल कहाँ थे आप? आज कैसे याद आ गई इस चौखट की? किसके सहारे छोड़कर गए थे हमें? सकू, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर थोड़ी गया था। अगर ऐसा होता तो मैं वापस आता ही क्यों? मैं तुम्हारा जीवन साथी हूं, तुम्हारा पति हूं। अग्नि के 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ, और हमारा ये नंदू हमारे संसार का अंश। सकू, मैंने हमेशा देश सेवा को अहमियत दी, इसलिए अपने घर को कभी वक्त नहीं दे पाया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कितने साल का हो गया हमारा ये नंदू? साल? कितने साल बाद है अब आपका अगला चुनाव? साल नहीं सकू, सिर्फ 2 महीने। अगर मैं ये चुनाव जीत गया तो राजनीति में बहुत आगे पहुंच जाऊंगा। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं बहुत थका हुआ हूं, सोना चाहता हूं। सुबह बात करेंगे, तुम भी सो जाओ। क्या किया है आपने? ये किस पेपर पर अंगूठा लगाया है मेरा? तलाक के पेपर। तलाक का मतलब है मैं भी आजाद और तुम भी आजाद, जैसे हमारा ये देश आजाद।
आपने मेरे साथ धोखा? तुम्हारी नजर में ये धोखा है और मेरी नजर में होशियारी। ये खर्चे के रुपए हैं, रख लो। मेरे दिल में अब भी तुम्हारे और नंदू के लिए थोड़ी सी दया बाकी है। तुम फिक्र मत करना, खर्चे के लिए तुम्हें हर महीने रुपए मिल जाया करेंगे। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि। मैं अनपढ़ थी, नादान थी, ना समझ थी। उसी का फायदा उठाया उसने। वक्त के साथ न जाने कितने रंग बदले उस आदमी ने, उसे खुद पता नहीं। तुझ पर अपनी ममता का साया डालकर अपनी जिंदगी के 25 साल काट लिए मैंने बेटा। माँ, माँ का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा।